कभी सोचा है कि दुनिया की दो बड़ी कंपनियां जब हाथ मिलाती हैं तो अक्सर वो डील सफल क्यों नहीं हो पाती? जवाब आमतौर पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं बल्कि उन लोगों में छिपा होता है जो इन कंपनियों को चलाते हैं। आज हम इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के पीछे के सबसे जरूरी यानी कि मानवीय पहलू को समझने जा रहे हैं। देखिए, आज के दौर में ग्लोबली बढ़ना कोई चॉइस नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई भी कंपनी अपना सब कुछ दांव पर लगाए बिना ये कैसे करे। अकेले मैदान में उतरने का मतलब है बहुत ज़्यादा पैसा और अनजान जोखिम, जो ज़्यादातर कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार है। और यहीं पर रणनीतिक साझेदारियां यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स काम आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और जॉइंट वेंचर्स कंपनियों को एक जबरदस्त तरीका देते हैं जिससे वे जोखिम बांट सकें, नए बाजारों में एंट्री कर सकें और वहां के लोकल ज्ञान का फायदा उठा सकें। ये सब कुछ अकेले करना लगभग नामुमकिन होता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये ग्लोबल पार्टनरशिप्स आखिर होती क्या हैं, फिर देखेंगे कि ये बनती क्यों हैं और सबसे जरूरी अक्सर फेल क्यों हो जाती हैं, जिसे हम लोगों की समस्या कहते हैं। इसके बाद हम जॉइंट वेंचर्स पर खास तौर से ध्यान देंगे और आखिर में उन पक्की रणनीतियों पर बात करेंगे जो कामयाबी को तय करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम कहते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो इसका असली मतलब क्या होता है? चलिए इसे ठीक से समझ लेते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, ये शादी नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डेटिंग है। दोनों कंपनियां एक कॉमन गोल के लिए साथ काम करती हैं, लेकिन अपनी अपनी आज़ादी और पहचान बनाए रखती हैं। ये किसी मर्जर से बहुत अलग है, जहां एक कंपनी दूसरी में पूरी तरह से मिल जाती है। देखिए, कंपनियां यूं ही इन पार्टनरशिप्स में नहीं आ जाती। इसके पीछे बहुत ठोस वजह होती है। सोचिए, एक कंपनी को किसी नए देश में जमने में सालों लग सकते हैं, लेकिन एक लोकल पार्टनर के साथ वो ये काम महीनों में कर सकती है। या हो सकता है एक के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो और दूसरे के पास उसे मार्केट तक पहुंचाने का नेटवर्क। यही वो वजह हैं जो उन्हें साथ लाती हैं। लेकिन हर गठबंधन एक जैसा नहीं होता। चलिए देखते हैं कि ये कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एकदम सिंपल से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स तक। और कैसे हर टाइप के लिए लोगों को मैनेज करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी पैटर्न है, उसे समझिए। एक सिंपल फंक्शनल अलायंस में मान लीजिए सिर्फ मार्केटिंग के लिए एचआर का रोल बहुत लिमिटेड हो सकता है, शायद थोड़ी बहुत ट्रेनिंग। लेकिन जैसे ही आप एक कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस की तरफ बढ़ते हैं जहां सब कुछ जुड़ रहा हो, एचआर अचानक से सेंटर स्टेज पर आ जाता है, क्योंकि अब आपको अलग अलग कल्चर, सिस्टम और लोगों को एक साथ लाना है। कागज पर तो ये डील्स एकदम परफेक्ट लगती हैं, पर ज़मीनी हकीकत वो अक्सर बहुत अलग होती है। और लगभग हमेशा जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो वो लोगों की वजह से बिगड़ती हैं। गलतफहमियां, कल्चर का टकराव और कम्युनिकेशन की कमी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 से 60%। ये तो सिक्का उछालने से भी बुरा है। आधे से ज्यादा इंटरनेशनल अलायंसेस फेल हो जाते हैं। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर गलती हो कहां रही है। हैरानी की बात यह है कि ये फेलियर आमतौर पर गलत स्ट्रैटेजी या पैसों की कमी की वजह से नहीं होता। असली वजह तो वो सॉफ्ट मुद्दे होते हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे लोगों को सैलरी कैसे दी जाती है, अलग अलग कल्चर के लोग साथ कैसे काम करेंगे और लीडरशिप कैसी होगी। यही इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इसे कहते हैं डुअल इंटरफेस प्रॉब्लम। सोचिए, एक एचआर मैनेजर दो नावों में पैर रखकर खड़ा है। एक तरफ उसे अपनी पेरेंट कंपनी की पॉलिसी और कल्चर को संभालना है और दूसरी तरफ इस नई मिलीजुली अलायंस की जरूरतों को। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। अब चलिए पार्टनरशिप के सबसे ऊंचे लेवल पर चलते हैं, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर या आईजेवी। यहां पर चीजें असल में बहुत कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प हो जाती हैं। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। एक आईजीवी सिर्फ एक सहयोग नहीं है, ये एक बिल्कुल नई कानूनी तौर पर अलग कंपनी बनाने जैसा है। मानो दो पेरेंट्स मिलकर एक बच्चे को पाल रहे हों। इसका मतलब है कि आपको पहले दिन से सब कुछ स्क्रैच से बनाना होगा, खास तौर पर एक ऐसा एचआर सिस्टम जो दोनों पेरेंट कंपनियों के लिए काम करे। एक आईजेवी बनाना एक प्रोसेस है और एचआर को हर कदम पर शामिल होना पड़ता है। गठन के स्टेज पर वो कल्चरल फिट देखते हैं, डेवलपमेंट के दौरान वो सही टीम बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में वो ये पक्का करते हैं कि सब लोग एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। महिंद्रा और रेनो का मामला इसका एक परफेक्ट उदाहरण है।
जब एक कंपनी के लोगों को दूसरी कंपनी के लोगों से काफ़ी कम सैलरी मिलती है तो ये बात सिर्फ पैसों की नहीं रह जाती, ये इज्जत, वैल्यू और बराबरी की बात बन जाती है। अगर इसे जल्दी से सुलझाया ना जाए तो ये पूरे वेंचर को अंदर से खोखला कर सकती है। तो हमने मुश्किलों की बात कर ली, अब बात करते हैं समाधान की। एचआर प्रोफेशनल्स आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये मुश्किल पार्टनरशिप्स कामयाब हों? चलिए उनकी रूल बुक पर एक नज़र डालते हैं। कामयाबी के लिए एक टूल किट अप्रोच अपनानी पड़ती है, कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। इसमें सही लोगों को चुनने के लिए जॉइंट इंटरव्यू पैनल बनाने से लेकर ये पक्का करना कि सैलरी फेयर हो और लोगों को एक दूसरे का कल्चर समझाने के लिए ट्रेनिंग देने तक सब कुछ शामिल है। चलिए इस सारी बातचीत को कुछ ज़रूरी और एक्शन लेने लायक बातों में समेटते हैं। अगर कोई भी ग्लोबल पार्टनरशिप में शामिल है तो उसे ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। इस आखिरी फ्रेमवर्क को देखिए, ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये दिखाता है कि इन पार्टनरशिप्स में लोगों से जुड़ी ज़्यादातर समस्याएं पहले से पता होती हैं और हर चुनौती के लिए, चाहे वो हायरिंग हो, सैलरी हो या कल्चर हो, एक जांची परखी स्ट्रैटेजिक एचआर स्ट्रैटेजी मौजूद है। सबसे ज़रूरी है प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव नहीं। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ है कि इंटरनेशनल एचआर मैनेजमेंट सिर्फ कागजी काम या एक सपोर्ट फंक्शन नहीं है, ये इन ग्लोबल अलायंसेस के दिल की धड़कन है। ये वो गोंद है जो उन्हें जोड़े रखता है या वो दरार है जो उन्हें तोड़ देती है। तो इस आखिरी सवाल के साथ खुद से पूछिए, अगर आप इस मुश्किल चीन, भारत, यूरोप जॉइंट वेंचर को बना रहे होते तो लोगों को सबसे पहले रखने के लिए आपका पहला कदम क्या होता? क्योंकि उनकी कामयाबी का राज इसी में छिपा है।